नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है और आज इस चैनल के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में गठित विशेष तौर पर ग्राम पंचायतों में अस्थाई समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, उस पर अपनी समझ विकसित करेंगे। और इस समय इस पे चर्चा करना इसलिए भी प्रासंगिक है दोस्तों, क्योंकि अभी अभी पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है। 2 मई को उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव परिणाम आया, जिसमें 58,176 ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए। 7,31,813 सदस्य निर्वाचित हुए, यानी वार्ड मेंबर। 25 और 26 मई को ग्राम प्रधान और सदस्यों को 2 भागों में बांटकर शपथ दिलवाई गई। 27 मई को ग्राम पंचायत की पहली बैठक हुई और यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसी दिन से पंचायत का कार्यकाल शुरू हुआ। दोस्तों, समितियों के बारे में चर्चा करने से पहले उनके नाम के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने बीच में विराम दे दिया था, नियोजन एवं विकास समिति का नाम बदल करके जैव विविधता प्रबंधन नियोजन एवं विकास समिति कर दिया गया। दूसरी समिति है शिक्षा समिति, तीसरी समिति है प्रशासनिक समिति, चौथी समिति है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, 5वीं समिति है निर्माण कार्य समिति का और 6वीं समिति है जल प्रबंधन समिति। तो इन 6 समितियों के बारे में कुछ बातें कॉमन हैं जो हर समितियों पर लागू होती है। क्या कॉमन है कि ग्राम पंचायत की पहली बैठक या विशेष बैठक में ग्राम पंचायत की समितियों का गठन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो प्रक्रिया है गठन की वो 13 सितंबर 2002 की नियमावली में स्पष्टता दी हुई है। क्या दी हुई है कि ग्राम पंचायत की बैठक में सभी सदस्य उपस्थित होंगे, प्रधान उपस्थित होंगे और उस ग्राम पंचायत के सचिव उपस्थित होंगे और उसी में समितियों का गठन किया जाएगा। गठन की प्रक्रिया जो होगी कि ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, यानी कि कहीं पे 9 हैं, कहीं पे 11 हैं, कहीं पे 13 हैं, कहीं पे 15 हैं, अलग अलग समितियों के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। उस पर मतदान होगा। मतदान के बाद अवरोही क्रम में एक लिस्ट तैयार होगी और उस लिस्ट में उन सदस्यों का नाम अंकित किया जाएगा जो क्रमशः अलग अलग समितियों के लिए चुने जाएंगे। उसके बाद सबको पढ़ करके सुनाया जाएगा। ग्राम प्रधान सचिव के हस्ताक्षर होंगे और उस समितियों के गठन से संबंधित 3 प्रतिलिपियां तैयार की जाएंगी। पहली प्रतिलिपि होगी जो ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। दूसरी प्रतिलिपि जो होगी वो एडीओ पंचायत को 3 दिन के अंदर भेजी जाएगी और तीसरी प्रतिलिपि जो होगी वो जिला पंचायत राज अधिकारी को 3 दिन के अंदर भेजी जाएगी। ऐसा इसलिए कि ग्राम पंचायत की नोटिस बोर्ड पर चिपकाने से ग्राम पंचायत के और सभी सदस्यों को, ग्राम सभा के सभी सदस्यों को ये पता चल जाएगा कि भाई किस समिति में कौन से सदस्य चुने गए हैं। दूसरी बात, जब ये गठन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि गठन करते समय क्या क्या ध्यान रखा जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हर समिति में 6 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष या सभापति होगा। हर समिति में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं 6 समितियों की बात कर रहा हूँ और उनके कॉमन क्या पॉइंट्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहला, हर समिति में 1 अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे। 3 समितियों का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधान होगा। वो समितियां कौन कौन सी हैं? तो पहली समिति है जैव विविधता प्रबंधन नियोजन एवं विकास समिति, दूसरी समिति है शिक्षा समिति, तीसरा समिति है प्रशासनिक समिति। बाकी 3 समितियों के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा आपस में ही चुने जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। हर समिति में 1 महिला प्रतिनिधि
एक अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधि और एक पिछड़ा वर्ग से होगा, शेष अन्य सदस्य होंगे। यह कॉमन चीज है। हर समिति में 7 विशेष आमंत्रित सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकता है या बुला सकता है, यानी अधिकतम 7 और न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है। एक भी बुला सकता है, नहीं भी बुला सकता है। आमंत्रित सदस्यों का प्रावधान इसलिए किया गया है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे हम मान सकते हैं कि विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। तो समिति अगर कोई ठोस डिसीजन ले, निर्णायक डिसीजन ले, तो उसमें अगर विषय विशेषज्ञ उपस्थित हैं या लाभार्थी समूह से लोग हैं या हितभागी समूह से लोग हैं तो अच्छे से डिसीजन हो सकेगा, अच्छे से निर्णय हो पाएगा। तो हर समिति में 7 विशेष आमंत्रित सदस्यों की व्यवस्था की गई है अधिकतम। ये जो विशेष 7 आमंत्रित सदस्य होंगे हर समिति में होंगे, क्योंकि आप देखें हैं कि अलग अलग नाम है, अलग अलग प्रकार के कार्यों की योग्यता चाहिए, अलग अलग प्रकार के समितियों के अलग अलग लाभार्थी। अब हमारे पास आता है कि ये जो विशेष आमंत्री हैं इनकी योग्यता क्या होगी। तो इस विशेष जो आमंत्री हैं इनकी योग्यता 2 है। पहली योग्यता कि ये विशेष आमंत्री बाहर के नहीं होंगे, उसी ग्राम पंचायत के होंगे जिस ग्राम पंचायत की ये समितियाँ हैं। दूसरा, उन पर ग्राम पंचायत का कोई भी कर, शुल्क, फीस बाकी नहीं होना चाहिए, यानी देय नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये बैठक में भाग तो लेंगे लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। जो प्रोसीडिंग लिखी जाएगी, जो प्रक्रिया लिखी जाएगी बैठक की, उसमें इस विशेष आमंत्री या हितभागी या हित समूह ने क्या कहा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा, यानी बैठक की कार्रवाई में इनकी जो राय है उसको रखा जाएगा। लेकिन अगर किसी बात पर निर्णय लेने की बात आती है तो जो समिति के 6 सदस्य और अध्यक्ष हैं वही उन्हीं को मतदान का अधिकार होगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन होता है कि टाई अप की स्थिति आ जाती है, टाई अप का तात्पर्य यह है कि पक्ष में भी उतना मत और विपक्ष में भी उतना मत, तो निर्णायक मत देने का अधिकार जो होता है वो अध्यक्ष को होता है, हर समिति के अध्यक्ष को होता है। दूसरा, सदस्यों को एक और फायदा है, फायदा इन द सेंस कि अगर कोई भी समिति का सदस्य चाहे तो अपनी समिति की सदस्यता छोड़ सकता है। बस प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया सिंपल सी है कि उसको अपने अध्यक्ष को लिखित रूप में त्यागपत्र देना पड़ेगा और 1 सप्ताह के अंदर अगर वापस नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। दूसरा, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत से किसी समिति के सदस्य को बाहर भी कर सकते हैं। दूसरा, इस समिति का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ग्राम पंचायत के सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष, तो समिति का कार्यकाल भी 5 वर्ष। हर समिति 1 माह में 1 बैठक करेगी और बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व देगी। और 5 दिन पूर्व देने में क्या क्या सूचना देगी, उसके लिए एक रूप पत्र एक दिया हुआ है। उसमें क्या रहेगा, समय, दिनांक, स्थान और एजेंडा। सूचना के बाद जब बैठक शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कोरम, तो कोरम कितना होगा ये ध्यान देने वाली बात है। तो कोरम जो होगा वो हर समिति में 4 सदस्यों की उपस्थिति पर कोरम होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि 2002 की नियमावली में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि कोरम अगर पूरा नहीं होता तो अगली बैठक बिना कोरम के होगी, जैसा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के संदर्भ में उल्लेख किया गया कि ग्राम सभा की पहला बैठक या ग्राम पंचायत की पहली बैठक में अगर कोरम नहीं होता है तो अगली बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इस समितियों के माध्यम में ऐसा नहीं। अब आते हैं कि जो ये समितियां हैं, ये कॉमन बातें हो गई समितियों की। दूसरा कि ये जो समितियां हैं इनके अलग अलग कार्य क्या क्या हैं। तो इनके कार्यों को देखने के लिए हमें मूलतः क्या क्या देखना पड़ेगा। एक तो 29 जुलाई
1999 का नोटिफिकेशन और दूसरा समय समय पर निर्गत शासनादेश और कुछ विद्वत जन द्वारा उसको और विस्तार देना। तो आइए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं समिति के कार्यों की। तो जैसा कि पहली समिति है, कौन सी समिति है? हाँ बोलिए। पहली समिति है जैव विविधता प्रबंध नियोजन एवं विकास समिति। तो जाहिर सी बात है कि पहले इसका नाम नियोजन एवं विकास समिति था, जैव विविधता प्रबंध जुड़ गया तो जैव विविधता प्रबंध से संबंधित एक कार्य इसमें और जुड़ गया। वो क्या कार्य जुड़ गया कि बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को तैयार करना, यानी जैव विविधता के रजिस्टर को तैयार करना उस ग्राम पंचायत। क्या है कि जो भी प्रजातियां जीव जंतु से संबंधित हैं, जो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, उनका डाटा इकट्ठा करना। दूसरा इसका कार्य क्या है? ग्राम पंचायत की योजना बनाना। अभी आप जीपीडीपी पे चर्चा देख रहे हैं ना, तो जो गाइडलाइन आई है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें जोर किस पे दिया गया है कि ग्राम पंचायत विकास योजना को बनाने में लीड रोल किसका होगा? योजना विकास समिति का। लेकिन अब नाम क्या दिया गया? जैव विविधता प्रबंध नियोजन और विकास समिति का। तो योजना बनाना। कृषि से संबंधित कार्य इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, और कृषि से संबंधित अन्य कार्य। कृषि संबंधित अन्य कार्य, पशुपालन और भी उसके जो कंपोनेंट हो सकते हैं। गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी दूर करने के लिए जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उनको क्रियान्वित करना। लाभार्थियों का पहचान करना इस समिति का महत्वपूर्ण काम है। तो इस प्रकार से इस समिति के ये महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरी समिति जो हमारी है उस पर चर्चा करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस समिति का नाम जैव विविधता प्रबंध नियोजन एवं विकास समिति किया गया तो 21 दिसंबर 2018 का जो शासनादेश है उसमें यह भी बात कहा गया कि इस समिति के कार्यों के संचालन के लिए एक अलग से खाता खोला जाएगा और उस खाता को नाम दिया गया जैव विविधता खाता संख्या 8, जिसका संचालन कौन करेगा? प्रधान और उस ग्राम पंचायत का सचिव। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि हर समिति का, जितनी भी समितियों का हम उल्लेख कर रहे हैं, सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी ही हो। मूलतः देखें, अगर किसी ग्राम पंचायत में बड़ी ग्राम पंचायत है, जैसा कि 2002 के नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, यानी ये ग्राम विकास विभाग का, और तो 3 समितियों का सचिव होगा। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? जो कॉमन चीज़ है कि हर समिति का सचिव कौन होगा? तो ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। अब आते हैं शिक्षा समिति के कार्य पर। जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया कि इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। 20 अगस्त 2007 से पहले कौन होता था? उप प्रधान हुआ करता था। 20 अगस्त 2007 से नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या किया गया? उप प्रधान के पद को समाप्त कर दिया गया। शिक्षा समिति का क्या काम है? तो 29 जुलाई 1999 में जो स्पष्ट लिखा हुआ है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और साक्षरता को लेकर के प्रयास करना। लेकिन अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें, उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करनी ही पड़ेगी। आधारभूत ढांचागत विकास की बात करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई हो, बच्चे कुछ सीखें, तो ढांचागत विकास यानी कि बैठने की व्यवस्था, बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, पानी की उपलब्धता, शिक्षक की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति, ये सारे कंपोनेंट पर ध्यान देने की जरूरत किसकी है? शिक्षा समिति।
यानी कि ग्राम पंचायत में प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए जो भी काम किया जा सकता है, किया जाना अनिवार्य है, उसको करने का दायित्व किसको है? शिक्षा समिति की। तीसरा जो हमारा समिति आता है वो है प्रशासनिक समिति। प्रशासनिक समिति ग्राम पंचायत की मैं कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण समिति है। कारण क्या है? इस समिति का भी अध्यक्ष प्रधान होता है। जो ग्राम पंचायत में राशन वितरण की जो प्रणाली है, जो अलग अलग कार्डों पे अलग अलग मात्रा में राशन लोगों को सरकार छूट दरों पे उपलब्ध कराती है, सही पात्र को सही मात्रा में सही समय पर सही तरीके से उपलब्ध कराया जाए, यह देखने की जिम्मेदारी भी इस समिति की है। दूसरा जो इस समिति का महत्वपूर्ण काम है वो है ग्राम पंचायत में विधि व्यवस्था स्थापित करना, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है कि ग्राम पंचायत में झगड़ा वगड़ा न हो, लोगों में सुलह समझौता, ये देखने का जिम्मेदारी भी इस समिति की। तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस समिति की जिम्मेदारी है वो है ग्राम पंचायत के कर्मियों पर नियंत्रण करना। तो ग्राम पंचायत के कर्मी कौन कौन से हैं, एक बार उसका नाम जान लेते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव, वो भी पंचायत के नियंत्रण में है और ख़ासतौर से प्रशासनिक समिति के नियंत्रण में है। दूसरा सफाई कर्मी, नरेगा कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम, नलकूप संचालक, ग्राम चौकीदार, जो भी ग्राम पंचायत की उस परिधि में काम करने वाले किसी भी विभाग के फ्रंट लाइन कर्मी हैं, उन सब पर नियंत्रण रखने का अधिकार किसको है? ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति को। तीसरा कि अगर कहीं पर बाजार हाट लग रहा है ग्राम पंचायत का, तो टैक्स लगाने व वसूलने की जिम्मेदारी भी इस समिति की है। दोस्तों अब आते हैं हम चौथे समिति में, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दो समितियां हैं, दो नाम है इसमें, स्वास्थ्य एवं कल्याण। स्वास्थ्य विशेष तौर पर इम्पॉर्टेंस दिया गया है बच्चों को के स्वास्थ्य को, महिलाओं के स्वास्थ्य को। अब बच्चों के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए जैसे पोषण जरूरी है, टीकाकरण जरूरी है, उनकी देखरेख जरूरी है, उनकी सुरक्षा जरूरी है। महिलाओं के लिए क्या है? धात्री महिलाएं, एनीमिक महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, इन सबको की स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इस समिति की है। कल्याण तो जाहिर सी बात, विधवा, वृद्ध और दिव्यांग के लिए पेंशन की जो व्यवस्था, सही पात्र का चुनाव हुआ है कि नहीं, उनको पेंशन मिल रहा है कि नहीं, यानी समाज कल्याण से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं और कार्य हैं उन पर निगरानी रखना, उनका सुचारू रूप से संचालन करना इस समिति की जिम्मेदारी है। उसके बाद आता है निर्माण कार्य समिति। निर्माण कार्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही कोई एक व्यक्ति निर्माण कार्य समिति का अध्यक्ष होता है। क्या काम होता है इसका? मूलतः जो काम होता है, ग्राम पंचायत में जितने भी अस्थाई या अस्थाई निर्माण के कार्य किए जाते हैं, उनकी देखभाल, उनका अनुरक्षण, उनकी क्वालिटी, ये सब देखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जाहिर सी बात है, ग्राम पंचायत में बहुत तरह के कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। अभी पंचायत भवन चल रहा है, अभी कायाकल्प चल रहा है बनने का, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण चल रहा है, रोड बन रही है, नरेगा के अंतर्गत बहुत सारे काम हो रहे हैं, मेड़बंदी हो रही है, तालाब का नवीनीकरण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। ये सारे काम जो कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, इस पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्माण कार्य समिति। अब दोस्तों आता है जल प्रबंधन समिति। तो जल प्रबंधन समिति का अगर देखें तो मुख्यतः दो कार्य की बात की गई 29 जुलाई 1999 में। नलकूपों का संचालन, ग्राम पंचायत में पीने के पेयजल का प्रबंधन। लेकिन आप पेयजल के प्रबंधन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि शुद्ध पेयजल की बात जब हो रही है तो भाई जहाँ नल है टूट फूट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर पानी निकासी होनी चाहिए, पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, नल
सही से चलना चाहिए, पानी देना चाहिए, पानी प्रदूषित ना हो, ये सब देखने की जिम्मेदारी किसकी है? जल प्रबंधन समिति की। दूसरा, लघु सिंचाई। लघु सिंचाई की व्यवस्था करना भी इस समिति की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर इन समितियों के कार्यों को देखें, अगर ये समितियां अपने कार्यों को सुचारू रूप से करती हैं तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को कितना मदद होगा। और ग्राम पंचायत को सुचारू रूप से स्थानीय सरकार के रूप में काम करने के लिए 3 स्तंभ हैं: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत की समितियां। और तीनों को लीड रोल में कौन है? ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्यों को ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और समितियों के गठन, कार्य, बैठक, कोरम, दायित्व के बारे में जानना आवश्यक है। इसी दिशा में यह मेरा पहला प्रयास है। आगे के एपिसोड में मैं आपके बीच में ग्राम सभा पर विधिवत जानकारी लेकर के आऊँगा और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अंत में मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देना चाहता हूँ। जैसा कि नाम मैंने पहले भी बताया था, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं 10 साल से पंचायतों पे विभाग के साथ और शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे पंचायतों के लिए संदर्भ साहित्य तैयार किया है, बहुत सारे प्रशिक्षण का कार्य किया है। जीपीडीपी में बहुत हम लोगों ने प्रयास करके और अच्छा काम किया है, पंचायतों में जाकर के डायरेक्ट प्लान बनवाया है। तो मेरा जो अनुभव है, मेरा जो जितना भी ज्ञान है, मैं चाहता हूं कि आप सभी के बीच जाए। और कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मेरा भी प्रयास ये है कि मैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और आपकी कुछ मदद हो जाए मेरे इस ज्ञान से, इसलिए प्रयासरत हूँ। तो आगे हम लोग इस पर सीरीज बनाएंगे, जिसमें हम आगे आने वाले सीरीज में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जीपीडीपी और ग्राम पंचायत की अन्य समितियां, जैसे ग्राम गंगा समिति, स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, डिसास्टर मैनेजमेंट कमेटी पंचायत स्तर पर गठित होने वाली वनाधिकार समिति, ग्राम पंचायत वनाधिकार समिति आदि के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपके देखने से, आपके लाइक करने से मुझे इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, और इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारियाँ होंगी। बाकी अगर कहीं भी कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है तो निश्चित तौर पर मैं अपना नाम और ईमेल आईडी आपको शेयर करूँगा, आप उस पर पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे प्रेरणा मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैं YouTube देख रहा था, तो उस पर मैंने समितियों के बारे में कई लोगों का देखा, तो मुझे लगा कि उन लोगों ने प्रयास तो किया है, अच्छा प्रयास किया है, लेकिन उसमें और जोड़ने की ज़रूरत है, और उसको सारगर्भित रूप में ग्राम प्रधान और सदस्यों के बीच में, सचिवों के बीच में, जो भी ग्राम पंचायत में विकास के कार्य कर रहे हैं, वो इसके बारे में अच्छे से जान करके अपने कार्यों को ठीक से कर सकें। यही मेरा प्रयास है, और आपका सहयोग, आपके प्रश्न और आपका ज्ञान निश्चित तौर पे मुझे प्रेरित करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।